हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, है ना। इसका मतलब क्या होता है? क्रॉप का मतलब आप सबको पता है फसल, प्रोडक्शन मतलब इसके उपज कैसे होती है, इसको उगाया कैसे जाता है या बनाया कैसे जाता है, एंड मतलब और उसका मैनेजमेंट हमें कैसे करना है, उसे संभालना कैसे, उसे उगाना कैसे, स्टोर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले चैप्टर्स में अपन ने पढ़ा भी है, पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि भोजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। भोजन से हमें सारी जीवन में जितनी एनर्जी या जिस मिनरल्स वगैरह की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, है ना। तो उसी में हम सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आती है वो चीज़ होती है क्रॉप, है ना। क्रॉप का मतलब आपको पता है फसल। फसल किसी भी चीज़ की हो सकती है, आपको अलग अलग तरीके की फसल पाई जाती है, आपको पता ही होगा, है ना। जैसे हमें पता है कि हमें एनर्जी के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, और भोजन से हमें क्या मिलता है? भोजन से हमें हमारी बॉडी के लिए जो अलग अलग चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हो जाती है, एनर्जी हो जाती है, विटामिन हो जाती हैं, मिनरल्स हो जाते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें अपने को मिलती हैं। अब मैं बात करता हूँ क्रॉप्स की। तो क्रॉप क्या होता है ना। क्रॉप को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि प्लांट्स ऑफ सेम काइंड are are cultivated at a fixed area or place on a large scale, है ना। उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप। मतलब कि एक जैसा कोई भी प्लांट हो, फसल या कोई भी चीज़ हो गई, उसे हमने बड़े से एरिया में एक तरीके से उगाया गया है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? क्रॉप कहलाती है ना। क्रॉप बहुत सारी तरीके की होती है ना। क्रॉप बहुत से तरीके की होती है, जिसमें क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में अलग अलग तरीके का मौसम पाया जाता है, अलग अलग तरीके के मौसम में अलग अलग तरीके की फसल उगाई जाती है। उसी तरीके से हमने उसी प्रकार में दो तरह की फसलें बांट दी है ना, दो डिवीजन कर दिए हमने फसलों के, जिनमें दो तरीके कौन कौन से आते हैं? पहला जिसे बोलते हैं हम, एक जो तरीका आता है, एक जो हमारा ग्रुप आता है, वो ग्रुप आता है खरीफ का। किसका? खरीफ क्रॉप्स का, है ना। ये जो खरीफ क्रॉप्स क्या होती है? खरीफ क्रॉप्स वो होती है जो हम रेनी सीजन में लगाई जाती है। कौन सी सीजन में लगाई जाती है? रेनी सीजन में, जून से लेके अक्टूबर तक। कहाँ तक? अक्टूबर तक, है ना। सितंबर अक्टूबर एंडिंग होती है इसकी, उसको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप। क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप, है ना। फिर उसके बाद आता है सेकंड हमारा, वो होता है रबी क्रॉप। कौन सी? रबी क्रॉप। रबी क्रॉप जो होती है हमारी अक्टूबर से शुरू होती है और मार्च तक जाती है। कहाँ तक जाती है? मार्च तक। ये जो हमारी फसलें होती हैं ये कहलाती है हमारी रबी क्रॉप। मतलब ये ठंड से लेके गर्मी तक जाती है, और ये हमारी बरसात से लेके ठंड तक जाती है। ये खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल क्या क्या होता है? खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल हमारा होता है, सबसे पहले देखी जाती है तो सोयाबीन, मक्का, कपास, ऐसी चीजें होती है हमारी खरीफ क्रॉप में आती हैं। और रबी क्रॉप की अगर बात करूँ तो गेहूं, चावल, है ना, ऐसी चीजें हमारी किस में आती हैं? रबी क्रॉप्स में आती हैं, है ना। ये सारी चीज तो हमने बड़ी फसलों के बारे में कि फसल क्या होती है, किस तरह से फसल उगाई, मतलब कौन कौन से टाइप की फसलें होती हैं। देखिए इसके बाद क्या होता है, जब किसान फसलों को बोता है तो वो कोई डायरेक्ट तो नहीं बो देगा, या डायरेक्ट उग तो नहीं जाएगी, या खेत में से बाहर अपने आप तो नहीं आ जाएगी। उसके लिए किसान को कुछ 6 से 7 तरीके जो होते हैं अपनाने पड़ते हैं। टोटल 7 तरीके होते हैं जो अपनाने पड़ते हैं किसान को, ठीक है। उन्हें हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, या फिर उसे बोल देंगे हम कि प्रैक्टिसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। क्या बोल देंगे? प्रैक्टिसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, है ना। प्रैक्टिसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन हो गई ये चीजें। फिर हम अगर देखते हैं कि क्या क्या प्रैक्टिस करनी पड़ती है, किस किस तरीके से किसानों को काम करना पड़ता है, तो इसमें सिर्फ सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो पॉइंट आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या आता है?
प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल मतलब मिट्टी, प्रिपरेशन मतलब तैयार करना, किसको तैयार करना, मिट्टी को तैयार करना, किसके लिए, बोने के लिए। अब बोने के लिए मिट्टी को तैयार करेंगे तो क्या होगा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे खेतों में क्या होता है कि खेत समतल पड़े रहते हैं, कोई जब हम रेनी सीजन में फसलें बोते हैं तो हमारा उसके पहले जो होता है जमीन ऐसे पड़ी होती है, उसमें पानी गिरा चुका होता है, तो हम क्या करते हैं उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, सॉइल को सबसे पहले, साइड को सबसे पहले अपन अपनी भाषा में अगर बोलें, हिंदी में अगर बोलें तो हम क्या करते हैं कि उसको कल्टीवेट करते हैं, कल्टीवेटर उसके अंदर घुमाते हैं, है ना, इसको प्लफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लफ, प्लफिंग होती है ये, PLOUGHING, प्लफिंग, है ना। टीलिंग या फिर प्लफिंग कहा जाता है इसे, जिसमें क्या होता है, इसको और मैं करके बोल सकता हूँ टीलिंग, क्या बोल सकता हूँ, टीलिंग। टीलिंग और प्लफिंग ये दो चीजें आती हैं। इनमें क्या होता है, जैसे हमारा खेत पड़ा होता है तो हमारे खेत की जो मिट्टी है नीचे की, वो मिट्टी को ऊपर लाना पड़ता है अपने को, तो उसमें ये काम आती है ये दो प्रोसेस, कौन सी, प्लफिंग और टीलिंग, है ना। इन दोनों प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे किसान जो भाई हैं वो क्या करते हैं, नीचे से हमारी मिट्टी में हल या फिर कल्टीवेटर जो खेत में हम ट्रैक्टर के द्वारा लगाया जाता है, उससे इस चीज को हम कर सकते हैं, है ना। इसे हाकना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाकना, खेत की हकाई, है ना, इसे खेत की हकाई भी हम कहते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब खेत की हकाई करना, जिससे क्या हो, हमारी मिट्टी ऊपर आ जाए। इसके लिए क्या होता है, किसान अलग अलग तरीके के टूल्स काम में लेता है प्लफ करने के लिए। तो हमारा प्लफ आता है, मतलब हल आता है एक, फिर उसके बाद हमारा होए आता है, जो भी एक कुछ इस प्रकार का होता है जिससे में एक नुकीला सा कुछ बना होता है, ऐसा कुछ नुकीला सा होता है, ये यहाँ से ये कुछ इस प्रकार होता है, और यहाँ एक डंडा होता है जो बेल के लिए, यहाँ से बेल बंधा होता है उसमें, ठीक है, ताकि ये जो हिस्सा है नुकीला वाला हिस्सा, ये खेत के अंदर चलता है और ये मिट्टी को उपजाने का काम करता है। इससे क्या, आजकल जो ट्रैक्टर आ गया है, किसानों का काम बहुत आसान हो गया है, मेहनत कम हो गई है, मजदूरी बच गई है, टाइम भी बच जाता है, और वो क्या करता है, खेत में ट्रैक्टर घुमा के अपना काम कर देता है। तो ट्रैक्टर के पीछे कुछ लगा रहता है, उसे हम कल्टीवेटर कहते हैं, जिससे हमारा खेत कल्टीवेट हो जाता है, ताकि जो नीचे के मिनरल्स वगैरह है वो ऊपर आ जाए जमीन में, तो हमारी फसल बहुत अच्छे से हो पाए। देखिए, ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया। इसके बाद हमारा जो सेकेंड पॉइंट आता है, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या आता है, अच्छा, कल्टीवेट करने के बाद हम क्या करेंगे, कल्टीवेट करने के बाद फसल में अनाज बोएंगे, उसको बोलते हैं सोइंग। क्या बोलते हैं, सोइंग। इससे क्या होता है, किसान अपनी फसलों में जो अनाज होता है वो बो देता है, खेतों में अनाज बो देता है ना, जो भी उसे फसल बोनी है उसका अनाज या जब बीज जिसको बोलते हैं बीज, वो बो देता है, जिससे क्या होता है कि उसका फल उसको मिलता है, उसकी फसलें उससे तैयार होती हैं। तो क्या करता है किसान, सबसे पहले क्या करता है, अच्छी क्वालिटी का, है ना, अच्छी क्वालिटी का बीज देखता है, बीज तैयार करता है, उसके पास हो तो ठीक है, नहीं तो खरीदता है मार्केट से, और अच्छी क्वालिटी का बीज अपनी जमीनों में लगाता है ताकि वो अच्छी फसल उगा पाए, है ना। तो सबसे पहला काम क्या होता है, कल्टीवेट करने के बाद अच्छे बीज की तलाश करना, जिससे वो अच्छे से उग पाए। उसको हाई यील्डिंग बीज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हाई यील्ड, YIELD, यील्ड, यील्ड का मतलब उपजाऊ शक्ति, है ना, जिसकी उपजाऊ शक्ति अच्छी हो उसे बीज को काम में वो लेता है। देखिए क्या होता है, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं किसानों के पास, है ना। जैसे जो बीज जो होता है उसे सीड कहते हैं, क्या कहते हैं, SEED, सीड, क्या कहते हैं, सीड, सीड मतलब जो बीज जो उसको बोना होता है ना। किसान जब अच्छी क्वालिटी का बीज ढूंढ लेता है, उसको बोने की तैयारी कर लेता है, तो उसके बाद अलग अलग तरीके के टूल रहते हैं। हाथ से तो रखने से रहा कि किसान इसको हाथ से रखेगा खेत में जा जाके, कि एरिया बहुत बड़ा होता है तो ऐसा कर नहीं सकता, तो उसे टूल्स की, अलग अलग टूल्स की जरूरत होती है, किसके लिए, बीज बोने के लिए, है ना। तो वो क्या करते हैं, पहले जो पुराने तरीके के जो आते थे उनके पास,
जो बेल से वो हाँक करते थे, खेत में बोने की कोशिश करते थे, एक ऐसा तीखा नोकीला सा जो भी बनाया था उस टाइप का कुछ बना होता है, ऊपर ऐसा मुंह होता है, ओपनिंग होती है जिसमें बीज डालता है और वो बीज नीचे जमीन में जाते रहते हैं ताकि बीज उनके जमीन में छोड़ दिए जाएं ताकि वो उग पाए, बो दिए जाए, है ना। अब मुझे बताइएगा कि मैं कहीं पे भी कोई भी बीज उगा सकता हूँ क्या? किसी भी तरह से किसी भी पैटर्न में पटक दूं या उड़ा दूं तो क्या बीज उड़ जाएंगे? नहीं, उड़ाने से बीज नहीं उगते सही से, तो उन्हें प्रॉपर तरीके से एक लाइन में एक व्यवस्थित रूप से बराबर दूरी पे रखा जाता है ताकि हमारी फसल अच्छे से उगे और अच्छे से काम हो पाए, है ना। जब वो बोता है फसल को तो जो टूल्स के बोता है तो उस टूल से जब बोता है तो क्या होता है कि वो पानी के लिए रास्ता भी बनाता रहता है ताकि पानी उस बीज तक आराम से पहुंच पाए। खेत हमेशा ढलान में होते हैं क्योंकि ऊपर से नीचे तक पानी बह के आ जाए और एक एक बीज तक पानी आराम से पहुंच पाए, क्योंकि हमें क्या करना है, बोने के बाद पानी भी तो डालना होता है खेतों में, है ना। ये चीज आती है ना, आया समझ में? ठीक है, देखिए एक चीज बताता हूँ आपको, सीड का मैंने नाम लिया, सीड, SEED, सीड, है ना। एक मशीन आती है, मतलब ट्रैक्टर के पीछे लगाई जाती है, उसे हम कहते हैं सीड ड्रिल। क्या कहते हैं? सीड ड्रिल, है ना, जिसे हम सीडिल कह देते हैं। वो सीडिल नहीं होती है, सीड ड्रिल होती है, क्योंकि गांव में अक्सर लोग उन्हें ड्रिल को क्या कहते हैं, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल नहीं होता है, वो सीड ड्रिल होता है, मतलब सीड अलग है और ड्रिल अलग है। तो सीड ड्रिल होता है मतलब कि हम खेत में ड्रिल करते हुए हमारे सीड को अच्छे से बो पाए, है ना, ताकि फसल अच्छे से उग पाए, है ना। ये सीड और ड्रिल दो शब्द होते हैं, इसको ध्यान रखेगा और आगे से इस पे थोड़ा सा बोलने में ध्यान देके उसको बोलना कि वो सीड ड्रिल नहीं होता है, सीड ड्रिल होता है ना, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखेगा। फिर इसके बाद अगर मैं देखता हूं तो इसके बाद तीसरा जो मेरे पास पॉइंट आता है ना, इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है मेरे पास एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, है ना। ये दो चीज जो मैंने नाम लिया अभी आपके पास, मैन्योर और फर्टिलाइजर। देखो मैंने क्या हुआ कि खेत में जब फसल बो दी, बीज बो दिया, तो उसके बाद मुझे उसमें खाद डालना होता है ना। खाद तो सबको पता होगा, मैन्योर। देखो खाद, जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारी जो जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाते हैं और हमारे जो पौधों को या हमारी फसल को जिस चीज की जरूरत होती है, जिस मतलब कि जैसे मिनरल्स की जरूरत हो गई तो मिनरल्स, मैन्योर के जो उसके बाद ह्यूमस की जरूरत हो गई तो ह्यूमस, है ना, प्रोटीन के जो भी चीजों की, फॉस्फेट वगैरह की जो भी जरूरत लगती है हम इसको इनसे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो हमारी फसल की जब कमी रह जाती है उसमें हम देते हैं। देखो इसको मेनली अगर मैं बोलूँ तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हेल्दी ग्रोथ, मतलब हमारे प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है। देखिए क्या होता है कि हमारी जो सोइल होती है वो सप्लाई करती है मैन्योर्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, है ना, ऐसे सब्सटेंस हमारे क्रॉप को, हमारे प्लांट को सप्लाई करती है। पर इन एडिशन कभी हमें जरूरत लगती है कि हमारी फसल ठीक नहीं हो रही है, कुछ कमी रह रही है, तो हम ये क्या करते हैं, ये मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में उड़ा देते हैं ताकि एडिशनल जो भी उन्हें चीजों की जरूरत रहे वो मिलती रहे। अब मैं बात करता हूँ मैन्योर की, तो मैन्योर क्या होते हैं, मैन्योर हमारे नेचुरल होते हैं। ये क्या होते हैं, डीकम्पोज से बनते हैं। डीकम्पोज से मतलब कि हमारे जो एनिमल्स का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसे हम गोबर कहते हैं, गोबर से हमारी जो सड़ने वाली चीज जैसे पेड़ पौधे, फलों के छिलके वगैरह जो हम फेंक देते हैं अक्सर, जो सड़ जाते हैं, वो हमारा मैन्योर का काम करते हैं। डीकम्पोज होके इन्हें हम मैन्योर में काम में ले लेते हैं और ये हमारे खेतों में उड़ा दिया जाता है, जिससे हमें अच्छा सा खाद मिल पाए, मैन्योर हो पाए, हमारी जो जमीन है वो उपजाऊ हो पाए, है ना। ये क्या करते हैं, हमारी जमीन में पानी को पकड़ के सोखने का काम करता है, जिससे हमारी जमीन जल्दी से पानी ना छोड़े और हमारे पौधों को पानी मिलता रहे उनके भोजन के लिए, मतलब उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसे पूरी करने में काम आ जाए, इसलिए, है ना। फिर आगे मैं बात करता हूँ फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर होते हैं मैन मेड, है ना। मैन मेड मतलब इंसानों के द्वारा बनाए गए होते हैं। इन्हें हम अलग अलग, मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारी तरह अलग अलग तरीके के आते हैं, जिसमें बोलते हैं
यूरिया आता है, कभी आपने सुना हो, अमोनिया, सल्फेट, फोस्फोरस, है ना, फोस्फेट, पोटास, है ना, एसपी जो एनपीके नाइट्रोजस आता है ना, बहुत सारी चीजें आती है जैसे नाइट्रोजनियस, फॉस्फोरस और पोटासियम, ये तीनों चीज आती है एनपीके में, है ना। ये चीजें फर्टिलाइजर हो गई, क्योंकि ये फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, ये नेचर नहीं बनता है, इसको फैक्ट्री में बनाया जाता है, ये मेन मेड होता है ना। ये चीज हो गई हमारी मेन्योर और फर्टिलाइजर्स की। फिर अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या चीज आती है, एक चीज की क्रॉप रोटेशन। देखो मैं एक ही खेत में एक ही फसल बार बार नहीं बो सकता, क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट या जो मेन्योर उसको लगता है एक फसल को, वो एक बार में ले चुका होता है ना। जब वो एक बार में ले चुका होता है तो उसे बार बार क्या करना पड़ता है कि फसल को चेंज करना पड़ता है ना। जैसे मैंने अभी सोयाबीन बो दी, तो मैं फिर से सोयाबीन नहीं बोऊंगा इसके, तो उस खेत में मैं गेहूं या फिर चने बो दूंगा। इससे क्या हमारे फसल का क्रॉप रोटेशन बनता रहेगा और हमारे खेत पे या मिट्टी पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। ये बात हो गई क्रॉप रोटेशन की। अब देखो फर्टिलाइजर और मेन्योर में डिफरेंस अपने को पढ़ना रहेगा। तो फर्टिलाइजर और मेन्योर में डिफरेंस थोड़ा सा होता है, ज्यादा नहीं होता है। जैसे कि पहला जो मेन डिफरेंस होता है, अपन देखा जाए तो ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बनते हैं मेन मेड, फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, और जो मेन्योर होते हैं वो खेत में बनते हैं, वो मैन मेड नहीं होते, वो नेचर के द्वारा डिकम्पोज हुए चीजों से बनते हैं। जैसे हमारा गोबर, है ना, काव डंक जो इसको बोलते हैं हम, उससे, है ना, और ऐसी चीजों, सड़े गड़ी चीजों से ये बनता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि फर्टिलाइजर को मैंने आपको बताया कि मेन मेड होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये हमारी फैक्ट्रियों में बनता है, और जो मेन्योर होता है वो खेत पे ही बन जाता है। फिर क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स के अंदर ह्यूमस नहीं होता, है ना, ये ह्यूमस नहीं बढ़ाते हमारे खेतों का, पर हमारी जो मेन्योर होता है, जो नेचुरल होता है, वो ह्यूमस बढ़ाता है हमारी फसल का। और जो फर्टिलाइजर होते हैं इसके अंदर फॉस्फेट, नाइट्रोजन और सब्सटेंसेस, है ना, फोस्फोरस, पोटासियम जैसी चीजें ज्यादा होती हैं, वहीं पे मेन्योर में ये ज्यादा नहीं होती है ना। ये नॉर्मल मात्रा में होती है, इसमें ये सब चीज ज्यादा नहीं होती है ना। ये हो गई अपनी मेन्योर की बात। तो मेन्योर जो होता है, मेन्योर का एडवांटेज भी होता है, जो ऑर्गेनिक होता है ये, क्योंकि है ना, इससे हार्मफुल कुछ नहीं होता, सारी चीजें अच्छी होती हैं। ये खेत में पानी रोक के रखता है, ताकि क्या होता है, पानी खेत में कम ना हो, फसलों को पानी कम ना पड़े। हमारी जो फर्टिलिटी है सॉइल की, वो बढ़ाने का काम करता है, उपजाऊ शक्ति बढ़ाने का काम करता है कौन, मेन्योर। देखो इसके बाद आता है एक पॉइंट हमारे पास, कौन सा पॉइंट, चौथा पॉइंट, है ना। चौथे पॉइंट में हम देखते हैं इरिगेशन। क्या देखते हैं, इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई। RIGATION, इरिगेशन, है ना। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई। सिंचाई का मतलब होता है पानी देना, फसल में पानी देना। देखिए हमने खाद उड़ा दिया, फसल बो दी, पर क्या फसल में इतना पानी होता है क्या जमीन के अंदर कि वो बिना पानी से उग पाए, बड़ी हो पाए? नहीं। पौधा कोई भी हम लगाएंगे उसे पानी देना पड़ेगा, तो इसको पानी देना पड़ेगा हमें, किसके लिए, फसल को अच्छे से उगाने के लिए, है ना। जो पानी देने की प्रोसेस होती है क्रॉप्स को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इरिगेशन। इसको इंग्लिश में ऐसा बोल सकते हैं, द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज इरिगेशन। मतलब कि एक फिक्स इंटरवल में जब हम किसी भी फसल को पानी देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। तो इरिगेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। देखो इरिगेशन का सोर्स क्या है, कहाँ से इरिगेशन हम कर सकते हैं, तो ट्यूबवेल हो गया, है ना, पंप हो गए, बोरवेल्स हो गए, अगर हमारे खेत के पास नहर है तो नहर हो गई, नदियां हो गई, है ना। जो पानी का सोर्स होता है वो हमारा इरिगेशन का सोर्स भी कहलाता है। देखिए इसमें बहुत सारी अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं, अलग अलग तरीके से लोग काम में लेते थे। देखो आजकल तो एडवांस है वो ये सब, है ना, तो एडवांस तरीके यूज करते हैं। और हम पुराने तरीकों की बात करते हैं तो पुराने तरीके में लोग क्या करते थे, कुएं से पानी खींचते थे, है ना, पानी खींच के डालते थे। एक चरखी चलती थी जिससे पानी को बाहर निकालने की कोशिश किया करते थे, जिसमें से हुक बने होते थे जो पानी नीचे से ऊपर लाते थे और जमीन के ऊपर लाके डाल दिया करते थे, जिससे बह के वो पानी पूरे खेत में चला जाया करता था। बराबर वे में पूरे, मैंने बताया था जब अपन ने बीज बोआ था तब किसान ने क्या करा था, पूरा रास्ता बनाया था पानी के लिए, जिससे पूरे बीज में पानी पहुंच पाए।
ठीक है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि पहले बेलों का काम भी लिया जाता था पानी निकालने के लिए। मैं, है ना, पानी निकालने के लिए क्या करता था, बेल जो उसके आसपास से घूमता था तो पानी का चक्री घूमती थी, वो चक्री से क्या होता था, पूरा पानी नीचे गिर जाया करता था। अब क्या हो गया, अब तो बहुत अच्छे अच्छे तरीके आ गए हैं। तो अब नए तरीके में क्या हो गया, स्प्रिंकलर सिस्टम आ गया है। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि बोरवेल का जो मोटर होती है उससे पानी छोड़ दिया जाता है, बोरवेल की हो गई या अपनी कुएं की मोटर हो गई, वो क्या करती है, पानी इकट्ठा छोड़ती है उस स्प्रिंकलर के अंदर। स्प्रिंकलर पानी छिड़कता है हमारी फसलों के ऊपर, है ना, पूरा पानी जाता है और उस फसलों के ऊपर, देखिए, पानी निकलता है, बोरवेलिंग या जहीं से भी निकलना होता है उसे, वहां से निकल के पाइपलाइन में जाके, स्प्रिंकलर्स में जाके पानी छिड़कता है पूरी फसलों के अंदर। फिर एक ड्रिप सिस्टम होता है। क्या होता है, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि बूंद बूंद करके पानी हमारी पौधे के पास गिरता रहता है, जड़ों में गिरता रहता है, ताकि पौधों को पूरी तरह से पानी मिल पाए। ओके। फिर हम देखते हैं इसके बाद इरिगेशन के पास जो हमारे पास आता है, प्रोटेक्शन ऑफ वीड फ्रॉम वीड। ये 5वां पॉइंट हो गया हमारे पास। कौन सा 5वां पॉइंट, इसमें प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स है ना। वीड्स क्या होती हैं, ये जरा मुझे समझाइएगा, थोड़ा सा दिमाग दीजिएगा, रोल दिमाग पे थोड़ा सा लोड डालिए और बताइए मुझे कि वीड होती क्या है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, है ना। तो ये वीड्स है क्या, वीड्स क्या होती है बताइए। वीड्स को मैं सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो वीड्स वो प्लांट्स होते हैं जो हमें किसी काम नहीं आते हैं, जो अनडिजायरेबल होते हैं, मतलब हमारी इच्छा के विरुद्ध उग आते हैं, उन्हें वीड्स कहते हैं। अनडिजायरेबल सीड्स या अनडिजायरेबल डिजायरेबल प्लांट्स आर नोन एज वीड्स इन द क्रॉप। ओके, ठीक है। अब हमें इससे बचना होता है, क्योंकि हम जब फसल उगाते हैं तो सिर्फ हमारी फसल के अलावा भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर उगाती हैं जो हमें किसी काम की नहीं होती, उन्हें हमें फसलों से निकालना होता है। तो किसान को ये भी ध्यान रखना होता है कि जब फसल उगाई है उसने, तो ये सारी जो वीड्स होती हैं इनको कैसे दूर करें, है ना। देखिए, इसके अलग अलग तरीके होते हैं। पहली चीज तो जैसे मैंने सपोज करते हैं सब्जी लगाई, किसी चीज की सब्जी लगाई मैंने, किसकी, टमाटर की। टमाटर मैंने बोए तो टमाटर के अलावा जो चीज उगी है वो मैंने उगाई नहीं है, और जब ऐसी उगी, अनडिजायरेबल है, मेरी इच्छा के विरुद्ध उगी है, तो मैं उसको उखाड़ दूंगा या उसको किसी भी तरह से उस खेत में से खत्म करूंगा, ताकि वो जो मेरा प्लांट उगा हुआ है, जो मेरी टमाटर की फसल आई हुई है, उसको कोई हार्म ना पहुंचाए, है ना। ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि या तो मैंने वो जो दूसरे प्लांट्स उगे हैं उनको उखाड़ के फेंक दूं, जड़ के साथ मैं उखाड़ूं, उसको फेंक दूं, है ना। अलग अलग टूल्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं इसको निकालने के लिए, वीड्स को। तो समझते हैं कुछ ट्रेडिशनल तरीके। तो क्या करते हैं किसान, खेत में खुरपी एक टूल आता है, खुरपी से उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, ठीक है। या फिर हल जला देते हैं खेत के अंदर, ताकि उससे क्या हो कि पूरे जो अनवांटेड फसल होती, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, सब उखड़ जाएं। या फिर क्या करते हैं, दवा छिड़की जाती है, केमिकल छिड़के जाते हैं, जिन्हें विडिसाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें विडिसाइड्स कहते हैं, जिसमें एक आज का नाम आता है 2,4-D। क्या आता है, 2,4-D, जो एक विडिसाइड है, और इसको उड़ाने से क्या होता है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, सूख जाते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। तो किसानों के पास ये अलग अलग तरीके होते हैं उन सबको दूर करने के या वीड्स को हटाने के। देखो, इसके साथ क्या होता है, कभी कभी किसी किसी फसलों में इंसेक्ट भी पड़ जाते हैं, जो इंसेक्ट हमारी फसलों को खराब करते हैं, तो उनमें इंसेक्टिसाइड उड़ा दी जाती है ताकि वो इंसेक्ट उसमें मारे जाएं। फिर इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है, ये कौन सा हो गया, 5th टॉपिक हो गया। 6th टॉपिक मतलब हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये। और सेकेंड लास्ट टॉपिक में क्या आएगा, ये बात करता हूं मैं, तो हार्वेस्टिंग। क्या आता है, हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग छोटा सा टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक मतलब कि अब जब हमारी फसल पक जाती है ना, जब हमारी फसल पक जाती है तो हम क्या करते हैं, हमारी फसल को काट लेते हैं और उसे अपने प्लांट से सेपरेट कर लेते हैं। उसे क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। ठीक है। द कटिंग ऑफ क्रॉप
है ना। आफ्टर इट्स मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, मतलब कि जब हमारी फसलें पक जाती हैं तो उसे काटा जाता है, तो उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। किसानों के पास हार्वेस्ट करने के लिए बहुत सारी अलग अलग मशीनें होती हैं, अलग अलग टूल्स होते हैं। पहले या तो किसान हाथ से पूरी फसल काटे और थ्रेशर से उसको साफ कर ले, बना लें, ये भी एक तरीका होता है। एक विनोइंग मशीन होती है जो पूरे भी जो उसमें कचरा होता है, जो उसके अंदर लगा होता है, उसको अपने फसल से अलग कर देती है ना। ये कह सकते हैं विनोइंग मशीन जिसको बोलते हैं। या फिर एक हार्वेस्टर मशीन आती है जो दोनों काम एक साथ अकेली कर लेती है, वो काट भी देती है और हमारे फसल को उसके बाय प्रोडक्ट से दूर भी कर लेती है ना। ये अलग अलग तरीके होते हैं हार्वेस्ट करने के। लोग क्या करते हैं कि इससे अपनी फसल को निकाल लेते हैं। और अपना इसके बाद लास्ट जो टॉपिक आता है वो आता है स्टोरेज, मतलब जो लास्ट काम हमारे किसान को करना पड़ता है वो करना पड़ता है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब क्या होता है, फसल को स्टोर करना, है ना। तो स्टोर कहाँ करेगा, स्टोर वहां करेगा जहां उनकी के जो फसल होती है उसमें जानवर इंसेक्ट पड़ने का डर ना हो, चूहों का डर ना हो, फसल सेफ रहे, खराब ना हो। तो क्या करता है, या तो उनको अच्छे से पैक करके अपने यहाँ ही अपने घर पे या कहीं पे ऐसा जगह बनाता है जहाँ पे ये सारी चीजें ना हो, उसमें जो पानी में जो नमी होती है नमी से कोई प्रभाव ना पड़े, मॉइस्चर ना चढ़े, ऐसा चीजें देखता है, ऐसी जगह में रखता है, सूखी जगह पे जहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम उसको ना आए। या फिर आजकल क्या होता है कि स्टोरेज हाउस बने रहते हैं जिन्हें वेयर हाउस भी कहते हैं, तो उन फसलों को वेयर हाउस में रख दिया जाता है ताकि उनका नुकसान ना हो। उसके बाद उसको प्रॉपर वे में काम में ले लिया जाता है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो जाता है ना। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो हम वेयर हाउस में नहीं रख सकते क्योंकि उन्हें कोल्ड जगह पे रखना पड़ेगा वरना वो खराब हो जाती है। तो उसके लिए आजकल कोल्ड स्टोरेज बने होते हैं, तो कोल्ड स्टोरेज में उनको रख लिया जाता है ताकि वो कुछ समय तक खराब ना हो और यूज में ले ली जाए। ठीक है, ये हो गई स्टोरेज की बात हमारे पास। इसके बाद लास्ट क्या है इस चैप्टर का टॉपिक, ये जो प्रैक्टिसेस थी जो हमने देखी, 7 प्रैक्टिस करनी पड़ती है किसान को खेत में अपनी फसल उगाने के लिए और उसे स्टोर करने के लिए। फिर आता है कि हमें एनिमल से हमारे फूड कैसे मिलता है, तो एनिमल से हमें फूड कैसे मिलता है कि जैसे मैं बात करता हूँ कि दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं सब एनिमल के प्रोडक्ट हो गए इनडायरेक्टली क्योंकि सब दूध से बने हुए हैं। फिर मैं बात करता हूँ कि अंडे, फिर मैं बात करता हूँ मीट। तो ऐसी जो चीजें होती है ये हमें मिलती हैं जानवरों से, और ये सारी क्या कहलाती है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, इस चैप्टर में यही था जो हमें पढ़ना था। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में अगले वीडियो के अंदर।